अभी हम लोग परमाणु पाठ का एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से आज 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। पहला क्वेश्चन में ये खाली रिक्त स्थान दिए गए हैं, खाली जगह को भरना है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है। ध्यान से सुनेंगे बातों को अच्छी तरह से। करें थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड में परमाणुक साइज से होता है। मैं थॉमसन मॉडल के बारे में बताना है, रदरफोर्ड से तुलना करके बताना है। क्या होता है, थॉमसन मॉडल वाला जो साइज है वो काफी अधिक होता है, भिन्न नहीं होता है या काफी कम होता है। याद होगा हमने बताया था कि दोनों में लगभग आकार बराबर ही बताए गए थे, ये आप जाके वीडियो में देखिए। तो थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु साइज से भिन्न नहीं होता है, भिन्न नहीं होता है, मैं दोनों के हिसाब से आकार बराबर होता है। आगे आते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं पांचों के पांचों, ये पांचों के पांचों दोनों ही केवल 2 ही मॉडल से प्रश्न है, रदरफोर्ड और थॉमसन। ध्यान रखिए, में निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट जिसको कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था जिसको में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन अस्थायी साम्य में होता है, जबकि में इलेक्ट्रॉन नेट बल अनुभव करते हैं। जवाब देना है रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल। एक जगह रदरफोर्ड, एक जगह थॉमसन मॉडल। कहाँ भरना है ध्यान रखें आप। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किस मॉडल में कह रहा है कि निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन अस्थायी होते हैं, अस्थायी साम्य होते हैं, जबकि किसमें इलेक्ट्रॉन नेट बल अनुभव करते हैं। याद होगा आपको, ये रदरफोर्ड में आपने क्या पढ़ा था कि ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्रण करता हुआ और नाभिक के नजदीक आता है। और नाभिक के नजदीक आने का मतलब नाभिक उसको खींच रहा है, अरे खींच रहा है माने उस पर बल लगा रहा है, तो इसका मतलब है रदरफोर्ड में बल लगता था और ऐसा कुछ थॉमसन ने बताया नहीं था, इसलिए थॉमसन साम्य अवस्था में है। तो आप इधर समझिए बात को ध्यान से। तो कह रहा है कि में खाली जगह है, में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन अस्थायी साम्य में होता है, जबकि किसमें इलेक्ट्रॉन नेट बल अनुभव करते हैं। किसमें नेट बल, तो रदरफोर्ड में करते हैं। कहां साम्य अवस्था में होता है, थॉमसन मॉडल के अनुसार। तो इधर देखिए, तो यहां पे थॉमसन मॉडल में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं, जबकि किस मॉडल में इलेक्ट्रॉन नेट बल अनुभव करते हैं। तो आपको मालूम है कि नाभिक के चारों घूमते घूमते नाभिक के नजदीक आएगा, तो खींचा नाभिक बल कहां, तो किसके अनुसार, किस संरचना में, तो रदरफोर्ड मॉडल में, रदरफोर्ड मॉडल में। अब देखिए कह रहा है किस पर आधारित किसी क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। किसके आधार पर, इसमें जवाब देना है थॉमसन से कि रदरफोर्ड से। नाभिक में आया तो परमाणु नष्ट, इलेक्ट्रॉन जब घूमते घूमते नाभिक में आके टकराया तभी तो परमाणु के नष्ट होने की व्याख्या की गई। इसका मतलब वो व्याख्या कहां से मिलता है, रदरफोर्ड मॉडल से। इसका मतलब सी में भी रदरफोर्ड मॉडल पर आधारित परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। अभी देखिए, किसी परमाणु के द्रव्यमान का अब बताना है किसमें लगभग संतत वितरण होता है, लगभग एक समान लगातार वितरण होता है, लगातार वितरण होता है, यहां लगातार होता है, कहीं खाली जगह नहीं है, लगातार वितरण होता है द्रव्यमान का। लेकिन किसमें अत्यंत असमान द्रव्यमान का वितरण होता है। तो आपको थॉमसन और रदरफोर्ड में जवाब देना है। तो याद होगा थॉमसन ने बताया था कि
अच्छा, एक और चीज आपको मालूम है कि जहां प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जिस भाग में होता है उसी भाग में हम मान के चलते हैं, उसी भाग में हम मान के चलते हैं कि द्रव्यमान ज्यादा उपस्थित है, वहीं द्रव्यमान ज्यादा उपस्थित होता है। तो एक चीज, बातों को अच्छी तरह से समझेंगे, द्रव्यमान ज्यादा वहीं उपस्थित होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी है। तो प्रोटॉन के बारे में कहा कि लाल लाल जो भाग है थॉमसन ने, उसमें प्रोटॉन का वितरण हुआ है। तो जो प्रोटॉन का वितरण लाल भाग में हुआ है, आप बात समझे थोड़ा ध्यान से, तो इसका लाल भाग में, तो लाल भाग, तरबूज में जो लाल भाग है वो एक सम माने लगातार फैला हुआ है। इसका मतलब है कि थॉमसन में द्रव्यमान लगातार फैलने की बात कर रहा है। जबकि रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड में कहा क्या कि सभी धनावेश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में है। तो सारा द्रव्यमान लगभग केंद्र में है। उसके बाद कक्ष में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है। तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान तो हर जगह, अब जहां खाली हो गया वहां तो द्रव्यमान नहीं है। तो लगातार कहां द्रव्यमान का वितरण हुआ है? तो थॉमसन में। और असमान कहां वितरण हुआ था? रदरफोर्ड में। किसी परमाणु के द्रव्यमान का किसमें लगभग संतत वितरण हुआ? तो थॉमसन मॉडल में, थॉमसन मॉडल में। लेकिन किसमें अत्यंत असमान? तो रदरफोर्ड में, रदरफोर्ड मॉडल में। अब यहां पूछ रहा है किसमें परमाणु के धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है? किसमें धनावेशित भाग का द्रव्यमान किसमें सर्वाधिक होता है? तो दोनों में। दोनों मॉडल में। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि स्वर्ण पन्नी के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन की पतली सीट का प्रयोग करके, जो आपने रदरफोर्ड में सोना का पन्नी लिया था उसकी जगह पे इन्होंने कहा कि ठोस हाइड्रोजन की पतली सीट ले लिया जाए। हाइड्रोजन सीट का प्रयोग करके आपको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग दोहराने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? तो देखिए, आपने अल्फा कण की बात कर रहे हैं आप, 2He4, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ये अल्फा कण है। और हाइड्रोजन की बात करें आप, 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन भी है। तो जैसे आप इधर देखिए, अगर आप इस पर विस्फोट करते हैं तो इसके नाभिक में 1 कण का द्रव्यमान है, लेकिन यहाँ पे 4 कण का द्रव्यमान है। इसकी तुलना में ये लगभग 4 गुना अधिक भारी है। तो ये जो अल्फा कण है वो हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में अधिक भारी है। हाइड्रोजन जबकि इसकी तुलना में बहुत हल्का है। जब बहुत हल्का है तो जैसे ही इसके नजदीक जाएगा ये तेजी से भाग जाएगा। चूंकि हाइड्रोजन अल्फा कण के तुलना में बहुत हल्का है, इसलिए अल्फा के विस्फोट से हाइड्रोजन तेजी से
गतिशील हो जाएगा। अथवा या तो हाइड्रोजन को ये अल्फा कण पार कर जाएगा, अथवा हाइड्रोजन को अल्फा कण पार कर जाएगा। लेकिन दोनों ही स्थिति में या तो आए तो ये भाग जाए या इसको सीधे पार कर जाए। दोनों ही स्थिति में इस अल्फा कण का प्रकीर्णन नहीं होगा। अतः हमें दोनों स्थिति में यह ज्ञात होता है कि अल्फा कण का प्रकीर्णन इस प्रयोग में संभव नहीं है। संभव नहीं है। आगे देखते हैं। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 12.3 चैप्टर 12 का तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पास्चन सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं पास्चन सीरीज में। इस तरह क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पीछे के वीडियो थ्योरी में भी पढ़ा था। तो अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। पास्चन सीरीज की बात हो रही है, वेवलेंथ निकालना है शॉर्टेस्ट। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। याद होगा आपको, न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। न्यू बार मतलब वेव नंबर, लेकिन आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ। तो न्यू बार का फॉर्मूला होता है 1/λ आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब एक चीज, n1 क्या है? n1 वो ऑर्बिट का नंबर है जहां इलेक्ट्रॉन आता है, और n2 जहां से आता है। अब इसमें n1 की बात कह रहे हैं, तो अभी n1 किसके लिए? पास्चन सीरीज की बात हो रही है। तो आपको याद होगा लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। लाइमन पहले में इलेक्ट्रॉन, बामर दूसरे में इलेक्ट्रॉन, पास्चन तीसरे में इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट चौथे में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तब, और फंड पांचवें में इलेक्ट्रॉन आता है तब। ये पास्चन की बात हो रही है। तो पास्चन तो लाइमन, बामर, पास्चन तीसरे में इलेक्ट्रॉन आता है। तो n1 उस ऑर्बिट को कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन आता है। तो कहां आ रहा है? तीसरा में। n2 की बात करते हैं। n2 मतलब उल्टा। अब ये चीज समझे आप, ये पूछा शॉर्टेस्ट, तो n2 लॉन्गेस्ट लिखेंगे आप, उल्टा लिखेंगे। अगर ये लॉन्गेस्ट पूछता तो n2 शॉर्टेस्ट लिखते हैं। तो ये अगर पास्चन है तो तीसरे में आ रहा है। तो तीसरे में कहां से आएगा? तो चौथे से आएगा, पांचवें से आएगा, छठे से आएगा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इन्फिनिटी तक से आएगा। तो हमने ये कहा, तो अब इधर देखिए, तो तीसरे में आना है तो चौथे से आएगा, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, इन्फिनिटी से तक आएगा। तो अब यहाँ पे आपको निकालना क्या? शॉर्टेस्ट। तो n2 आपको लिखना है लॉन्गेस्ट। तो n2 चालू 4 से होता है, 5, 6, 7, सबसे बड़ा क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो शॉर्टेस्ट के लिए सबसे बड़ा n2 लिखना होगा। अगर ये लॉन्गेस्ट पूछा होता तो n2 आप शॉर्टेस्ट लिख रहे होते, तो ये शॉर्टेस्ट क्या होता है? n2। तो 3 में आना है तो कहां से शॉर्टेस्ट? 4। तो शॉर्टेस्ट यहाँ पे 4 होता। ध्यान रखेंगे। अगर ये लॉन्गेस्ट पूछा होता तो n2 आपको शॉर्टेस्ट लिखना होता, 4 लिखते आप। वन बाई लैम्डा आर 1/n1, n1 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस n2 मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर।
1/9, किसी चीज के नीचे अगर इन्फिनिटी हो तो वैल्यू 0, 1 by lambda is equal to r into 1/9, 1 by lambda is equal to r/9, यहाँ से आप उल्टा कर दीजिए, lambda is equal to 9/r, r का मतलब रेडवर्क्स कॉस्ट है, 9/r, r का वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷, इसका ये वैल्यू है r का वैल्यू। इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा मीटर में। ध्यान देंगे, अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू। आगे का क्वेश्चन आगे के वीडियो में बताया जाएगा।